नमस्कार। वक्त 10 का एजेंडा का है। मैं हूं राजेश कुमार। लखनऊ से खबर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज ताबड़तोड़ रैलियां हैं और दूसरे चरण के प्रचार में वो कई जनसभाएं करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी भी जाएंगे। अयोध्या, मिर्जापुर और गोरखपुर में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आ चुका है और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। तो सुबह करीब 11:05 पे बाराबंकी रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद 11:30 बजे GIS मैदान बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करेंगे और 12:25 पे बाराबंकी से मिर्जापुर जाएंगे सीएम योगी और 1:45 पे बापू प्रौद इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे योगी आदित्यनाथ। 2:40 पे मिर्जापुर से अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री और करीब 3:40 से 4:25 तक सांगठनिक की बैठक वो करेंगे, यानी संगठन की बैठक भी होगी। तो समीक्षाओं का दौर जारी है, समीकरण बनाए जा रहे हैं, संबोधित किया जा रहा है, साधने की कोशिश की जा रही है, सभाओं का दौर जारी है कि कैसे निकाय चुनाव में एक बार फिर वापसी की जाए, बेहतर परिणाम लाया जाए। और इसी को लेकर दिग्गज चुनावी मैदान में है। न सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे चरण के चुनाव को लेकर कई जिलों के आज दौरे पर रहेंगे। यहां पे सभाएं करेंगे, सम्मेलन करेंगे। और प्रशासन उनके दौरे को लेकर पूरी तरह से अलर्ट, ताकि किसी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो, कोई अनियमितता ना हो। अयोध्या भी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 11:30 बजे GIS मैदान बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वो 12:25 पे बाराबंकी से मिर्जापुर के लिए रवाना होंगे और 1:45 से वो एक अन्य जनसभा को यहां पे संबोधित करेंगे। लोगों में भी काफी उत्साह है उनको लेकर, उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। अमूमन जहां भी वो सभा करते हैं बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी भाषण शैली जो है उसके लोग काफी कायल हैं। और जब भी वो संबोधित करते हैं तो जाहिर है उनके संबोधन में उपलब्धियों का जिक्र होता है, उनके संबोधन में विपक्ष पे वार होता है, उनके संबोधन में इस बात का जिक्र होता है कि कैसे सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पे सरकार काम कर रही है, फिर चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या निकाय की बात हो। और इसी को लेकर वो दोबारा रिपीट करने की बात कर रहे हैं कि ट्रिपल इंजन जो है वही प्रदेश को आगे ले जा सकता है। तो पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम, लोग भी उत्साहित, मंच सज चुके हैं। पहुंचने का इंतजार लोगों को, अलग अलग वक्त निर्धारित है अलग अलग जिलों का। तो कई जिलों के तूफानी दौरे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार, वो चाहे पहले चरण की बात हो या दूसरे चरण की बात, अलग अलग जिलों का उन्होंने दौरा किया, संबोधित किया, सभाएं की, सम्मेलन किए। और अब भी दूसरे चरण को लेकर तैयारियां और तेज है। बीजेपी का पूरा अमला इस वक्त एक्टिव है। दूसरा चरण जो 11 मई को होगा, नतीजे जब 13 मई को आएंगे तब तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई। लेकिन उससे पहले दिग्गज चुनावी मैदान में है कि कैसे मतदाताओं को अपने पाले में लाया जाए, कैसे उन्हें संबोधित करके बताया जाए कि सरकार आपके लिए काम कर रही है। तो गोरखपुर से हमारे साथ हरेंद्र दुबे हमारी संवाददाता है और अनिल निषाद हमारे साथ अयोध्या से है। अनिल, अयोध्या काफी चर्चाओं में रहा है और अब चूंकि भव्य मंदिर निर्माण भी हो रहा है, मुख्यमंत्री यहां पे आ रहे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश होगी? कितना कायाकल्प अयोध्या का हुआ है? निकाय चुनाव को कैसे प्रभावित कर सकता है अयोध्या का मुख्यमंत्री का यह दौरा? संसद को जोड़ने का प्रयास रहता है। कभी अयोध्या आए थे, जहाँ पे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और अपने मेयर प्रत्याशी गिरीश त्रिपाठी और सभी नगर पंचायत और पार्षदों के पक्ष में वोट मांगने की कोशिश की थी। आज कहीं ना कहीं 3:30 बजे वो अयोध्या पहुंचेंगे और मणिराम दास की छावनी में वो प्रबुद्ध जन और संतों का सम्मेलन करेंगे। इसके साथ साथ जो अयोध्या में विकास हो रहा है, विकास का खाका खींचा जा रहा है,
उसको जनता से अपील करेंगे और अपने ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं व्यापारी नाराज चल रहे हैं सरकार से, जिनको मनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। संतों के माध्यम से भी एक संदेश देने का प्रयास है कि संत कि कहीं ना कहीं अंदर खेमे खबर आ रही है कि संत काफी नाराज चल रहे थे, जिसको साधने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और राम मंदिर निर्माण को लेकर भी जो कार्य है उसकी समीक्षा करेंगे, संतों से और अयोध्या के विकास के बारे में जानकारी लेंगे और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में इस तरह के जो संतों की भूमिका रहेगी उसके बदलने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, हरेंद्र गोरखपुर से। हरेंद्र, गोरखपुर महाराज जी आज आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम उनके आज? चूंकि यहाँ पे भी गोरखपुर तो उनका गृह जनपद है, जब भी आए हैं तो कोई ना कोई बड़ा संदेश यहाँ से दिया है, लोगों से अक्सर वो मुलाकात करते हैं। देखिए, गोरखपुर की अगर बात की जाए तो दूसरे चरण के चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए शाम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम गोरक्षनाथ मंदिर में करेंगे। आज गोरक्षनाथ मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्ति प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा का राम कथा का पाठ शुरू होगा, जो गोरखनाथ गर्भगृह से निकल करके सीधे कथा स्थल तक पहुंच जाएगा। खास तौर से उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और यह 14 तारीख तक कार्यक्रम चलेगा। 14 तारीख के बाद फिर जो है कि 21 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो रखा गया है, उस 21 तारीख के कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। तो खासतौर से गोरखनाथ मंदिर उनका घर है और घर में कहीं से भी वो जनसभा को संबोधित करके अगर पूर्वांचल के दौरे पर हैं तो गोरखपुर जरूर विश्राम करते हैं और गोरखपुर की जनता और कार्यकर्ता और अधिकारियों से जरूर फीडबैक लेते हैं। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के बाद वो सीधे गोरक्षनाथ मंदिर आएंगे और रात्रि विश्राम गोरक्षनाथ मंदिर करेंगे। राजेश, मैं बताना चाहूंगा कि नगर निकाय चुनाव से पहले जिस तरह से जनता दरबार लगा करके जनता की समस्या सुनने का काम करते थे, लेकिन इस बार जनता की समस्या नहीं सुनेंगे, क्योंकि नगर निकाय का चुनाव है और चुनाव यह जो है कि जब से निर्वाचन आयोग ने यह अधिसूचना जारी की है तब से जनता दर्शन कार्यक्रम को बंद किया गया है। खासतौर से फिर 13 तारीख के बाद जब मतगणना खत्म हो जाएगी और लोगों की घोषणाएं हो जाएंगी, लोगों के सिर पर सेहरा सज जाएगा, फिर जनता दर्शन का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में लगाएंगे और लोगों की समस्या सुनने का काम करेंगे। ठीक है अनिल, अयोध्या, चूंकि हमने देखा कि अयोध्या जो है अब बदल रही है और मुख्यमंत्री वक्त वक्त पे वहां पे गए हैं, मंदिर निर्माण की समीक्षा करते हुए भी वो नजर आते हैं। आज जब वो साधु संतों के बीच जाएंगे तो यहां से किस तरह का संदेश देने की उनकी कोशिश होगी? देखिए, हमेशा ये संत है हरेंद्र, संत सबको। हरेंद्र, ये अनिल से मेरा सवाल है। हरेंद्र, मैं आता हूं आपके पास, ये अनिल से सवाल था मेरा। अनिल जी राजेश जी, बिल्कुल साधु संतों से हमेशा, चाहे वो टेलीफोनिक माध्यम हो, चाहे उनका अयोध्या दौरा हो, वो अयोध्या के विकास और मंदिर निर्माण की हमेशा बात करते हैं और मंदिर में किस तरह की व्यवस्थाएं हो, मंदिर निर्माण किस तरह हो, क्या क्या व्यवस्था है अयोध्या में, इसकी बात हमेशा वो साधु संतों की राय देते रहते हैं। और हर महीने में लगभग उनका चक्कर लगता है और मंदिर निर्माण और अयोध्या की जो कहा जाए कि तैयारियां जो रहती हैं, विकास रहता है, उस बात करने के लिए साधु संतों की हमेशा साथ रहते हैं। और खुद एक संत जो अयोध्या से मेयर प्रत्याशी है, तो संतों को और जोड़ने की प्रयास किया जा रहा है कि महात्मा किस तरह से किस तरह झुकाव रहेंगे। और देखा जाए कि संतों की अपील से पूरा अयोध्या चलता है, तो उनकी अपील से जरूर कहीं ना कहीं जो नगर निकाय चुनाव है इसमें फायदा होगा भाजपा को। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल आपका भी, और हरेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में हैं, सभाएं की जा रही हैं, सम्मेलन किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आज कई जिलों का दौरा है। आगे बढ़ते हैं। आज न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी निकाय चुनाव को लेकर काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और वो भी अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे। दूसरे चरण में प्रचार करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। यहाँ पे शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, बरेली में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अलावा कई और कार्यक्रम हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, मिनट टू मिनट उनका जो कार्यक्रम है वो भी आ चुका है। तो बीजेपी के जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में हैं, सभाओं और सम्मेलनों का दौर जारी है, संवाद और संबोधित करने का दौर जारी है, समीक्षाएं की जा रही हैं, समीकरण बनाए जा रहे हैं और साधने की कोशिश की जा रही है कि कैसे मतदाताओं को अपने पाले में लाया जाए। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरी तरफ दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी
इन दिग्गजों के कंधे पे है और लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, सभाएं और सम्मेलन किए जा रहे हैं। दूसरे चरण को कैसे उसमें और बेहतर समर्थन लाया जाए, कैसे बेहतर परिणाम लाया जाए दोनों चरणों में, इसको लेकर दिग्गज चुनावी मैदान में है। तो केशव प्रसाद मौर्य का भी आज कई जिलों का दौरा है और वो यहाँ पे कई सभाएं करेंगे, संबोधित करेंगे, सम्मेलन करेंगे। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज कई जिलों के दौरे पर रहेंगे, जिसमें सोनभद्र, भदोई और अयोध्या में जनसभाएं करेंगे डिप्टी सीएम। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में वो प्रचार करेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। तो सोनभद्र, भदोही और अयोध्या में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में वो प्रचार करेंगे और लगातार बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, अलग अलग बीजेपी के जो जिम्मेदार लोग हैं वो अलग अलग जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। और ब्रजेश पाठक का मिनट टू मिनट ये कार्यक्रम दोपहर करीब 12:25 पे गोपीगंज भदोही में जनसभा करेंगे वो। इसके बाद 2:05 पे पामदेव स्थल अयोध्या में जनसभा करेंगे और 3:25 पे पुष्करपुरम अयोध्या में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम। सुबह करीब 11 बजे क्लब मैदान रॉबर्टगंज में जनसभा करेंगे ब्रजेश पाठक। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में हैं। सभाएं, सम्मेलन ताबड़तोड़ की जा रही हैं, रैलियां की जा रही हैं, रोड शो किए जा रहे हैं। निकाय चुनाव में कैसे बेहतर परिणाम लाया जाए, इसको लेकर लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अयोध्या से अनिल हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, आज डिप्टी सीएम जो हैं ब्रजेश पाठक वो भी अयोध्या आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम है उनके? ये राजेश बिल्कुल बताते हैं, मुख्यमंत्री के साथ ब्रजेश पाठक अयोध्या आ रहे हैं और जो नगर पंचायतें हैं वहाँ वो भ्रमण करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री वो जो है वो संतों के साथ रहेंगे। उसके बाद वो संतों के साथ रहेंगे। डिप्टी सीएम नगर पंचायतों में जाकर जो नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रत्याशी उनके लिए वोट मांगेंगे। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच जाएंगे तो उनके साथ वो सभा में सम्मिलित होंगे। जी, बहुत शुक्रिया अनिल जानकारी के लिए। तो यहाँ पे दिग्गज जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं और लगातार सम्मेलन और सभाएं की जा रही हैं। आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अयोध्या भी आएंगे और यहाँ पे भी जो उनके कई कार्यक्रम हैं वो देखे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पे आगे चूंकि मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और सीएम योगी ने मणिपुर में फंसे उत्तर प्रदेश के छात्रों की मदद के निर्देश दिए हैं और सीएम ने गृह विभाग को मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मणिपुर में उत्तर प्रदेश के अब तक 28 छात्रों को चिन्हित किया गया है और आज यूपी के छात्रों को वापिस लाया जाएगा। प्रमुख सचिव गृह ने मुख्य सचिव मणिपुर से बात की है और यूपी के राहत आयुक्त को जिम्मेदारी सौंपी है। छात्रों ने मणिपुर से लाने की सीएम योगी से गुहार लगाई थी। तो मणिपुर में यूपी के अब तक 28 छात्रों को चिन्हित किया गया है और आज उत्तर प्रदेश के छात्रों को वापस लाया जाएगा और उन्होंने गुहार लगाई थी मुख्यमंत्री से। प्रमुख सचिव गृह ने मुख्य सचिव मणिपुर से बात की और उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त को समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो छात्रों ने मणिपुर से लाने की सीएम योगी से गुहार लगाई थी और उसे काफी गंभीरता से शासन प्रशासन ने लिया है। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां गुड्डू मुस्लिम कौशांबी पहुंचा था और अतीक के करीबी के फार्म हाउस पर 2 दिन रुका था गुड्डू मुस्लिम। 2 दिन बाद कौशांबी से वो निकला था। अतीक के करीबी ने असला भी उपलब्ध कराया था उसे। पुलिस और एसटीएफ को जांच के दौरान यह जानकारी मिली है। कौशांबी निवासी अतीक के करीबी की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है। तो एक के बाद एक कई जानकारियां गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी हुई पुलिस के हाथ लग रही है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा।
और इसकी तलाश लगातार की जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि बाराबंकी भी आया था, कौशाम्बी भी आया था, अलग अलग जिलों में इसकी लोकेशन जो है उसे ट्रेस किया गया। अब कौशाम्बी निवासी अतीक के करीबी की तलाश में पुलिस है। तो एक बड़ी जानकारी, एक बड़ी खबर गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी हुई। उमेश पाल हत्याकांड का ये आरोपी बमबाज गुड्डू मुस्लिम जो कौशाम्बी पहुंचा था और अतीक के करीबी के फार्म हाउस पर 2 दिन रुका था गुड्डू मुस्लिम और 2 दिन बाद कौशाम्बी से निकला था। तो अतीक के करीबी ने इसे हथियार भी उपलब्ध कराया था और पुलिस और एसटीएफ को जांच के दौरान यह जानकारी मिली है। तो कौशाम्बी निवासी अतीक के करीबी की अब तलाश पुलिस कर रही है, जिसके फार्म हाउस पे रुका था, जिसने हथियार उपलब्ध कराया था। अब उसकी भी तलाश की जा रही है और गुड्डू मुस्लिम की भी तलाश लगातार तेज की जा रही है। एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी, कौशाम्बी भी बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम गया था, अतीक के करीबी ने उसे हथियार उपलब्ध कराया, अब उसकी तलाश की जा रही है। क्या जानकारी इससे जुड़ी? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो गुड्डू मुस्लिम क्योंकि एक माफिया है और लगातार वो अतीक अहमद और दूसरे गैंग के लिए शूटर का काम करता रहा है। कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर वो छुप सकता था, जिसको लेकर यूपी एसटीएफ की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। चूंकि 20 से ज्यादा टीमें अभी भी सहायता और गुड्डू मुस्लिम की छापेमारी लगातार जारी है और उसको लेकर जो अभी तक इनपुट निकलकर सामने आया उसमें ये पता चला है कि गुड्डू मुस्लिम ये घटना अंजाम देने पर जो उमेश पाल की हत्या हुई उस घटना के बाद कौशाम्बी गया था। अतीक अहमद के करीबी के फार्म हाउस पर वो रुका था, 2 दिन तक वो वहीं रहा और उसके बाद वो सुरक्षित ठिकाने की तरफ वहां से निकल गया। तो सीधे तौर पर अब जो यूपी एसटीएफ की टीमें हैं वो लगातार छानबीन कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि उस मतदार का पता लगाया जाए जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद गुड्डू मुस्लिम को प्रश्रय दे रहा था, उसको सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचने में मदद की, उसकी जानकारी भी लगातार यूपी एसटीएफ तलाश रही है ताकि ये पता चले कि कौशाम्बी से निकलने के बाद आखिर वो कहां गया और कौन से ऐसे ठिकाने पर उसको छुपा दिया गया जो कि अभी तक यूपी एसटीएफ के हाथ वो नहीं लग पा रहा है। जी बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी जानकारी के लिए। तो कौशाम्बी निवासी अतीक के करीबी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और बाराबंकी से खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने कार सवार लोगों को टक्कर मारी है। हरदोई से शादी समारोह से शामिल होने आए थे ये सभी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। एक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 4 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 मासूम भी शामिल है। 3 लोगों का लोहिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाराबंकी के देवा कोतवाली के माती चौकी क्षेत्र का यह मामला, जहां एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई। मौके पर ही एक शख्स ने दम तोड़ दिया, जबकि 4 लोगों ने दम तोड़ा है। इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, 1 मासूम भी इसमें शामिल है। ओमनी से एक बारात आई हुई थी हरदोई से गदिया में, जिसमें 9 लोग बैठे थे, वापस जा रही थी अभी आज रात में। उसी समय एक ट्रक से इसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें से 8 लोग घायल हो गए। सभी लोगों को तत्काल एम्बुलेंस से और पीआरबी के वाहन से लाया गया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिसमें एक बैजनाथ की यहीं पे मृत्यु हो गई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो शेष सभी लोगों को भेजा गया था राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, जहां 4 लोगों की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इस प्रकार कुल 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। शेष 3 लोगों का इलाज हो रहा है, उनकी स्थिति ठीक है। और भोलानाथ हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ। भोलानाथ, इस हादसे को लेकर क्या अपडेट अभी? जी बिल्कुल बता दें, देवा थाना क्षेत्र के सैयारा गांव के पास किसान पथ पर हादसा हुआ है, जहां पे देर रात करीब 11 बजे हरदोई जनपद से बारात बाराबंकी सफेदाबाद आए थे, जिसके बाद बारात से वापस हरदोई जनपद जा रहे थे कि तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मारुति वैन में जोरदार टक्कर मार दी, जिस मारुति वैन में 9 लोग सवार थे, जिसमें से 1 की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 लोगों की अस्पताल में मौत हुई है। कुल मिला के 5 लोगों की अब तक हादसे में मौत हो गई, वहीं बाकी घायलों का इलाज लखनऊ ट्रामा सेंटर में चल रहा है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने
सभी घायलों को अस्पताल में, जिला अस्पताल में भर्ती करवाया था, जहां से घायलों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने ट्रॉमा सेंटर लखनऊ को बंद कर दिया। वहीं मृतकों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना कारित करने वाले वाहन की तलाश में जुटी है। बहुत शुक्रिया भोलेनाथ जानकारी के लिए। तो यहाँ सड़क हादसे में कई लोग इसके चपेट में आए। इसमें 2 महिलाएं और एक मासूम भी शामिल है। और कई विवाद और बैन की मांग के बीच फिल्म द केरल स्टोरी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म रिलीज होने के साथ ही विवादों में भी घिर गई है। एक तरफ जहां बीजेपी के कार्यकर्ता इस फिल्म को दिखाने के लिए फ्री में टिकट बांट रहे हैं, वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बैन करने की मांग कर रहे हैं। आखिर विवाद क्या है और अब तक क्या क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। कश्मीर फाइल्स के बाद द केरल स्टोरी को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। केरल स्टोरी सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद विवादों के बॉक्स ऑफिस पर बम्पर हिट साबित हो रही है। इस फिल्म में विवाद की वजह उसकी कहानी है, जिसे कई सच्ची कहानी से प्रेरित बताया जा रहा है। शौहर कबूल है फातिमा। द केरल स्टोरी 5 मई को रिलीज हो गई। ये फिल्म लव जिहाद पर आधारित है। इसी बात को गांठ बांधकर तमाम राजनीतिक संगठन विवाद के अखाड़े में कूद गए हैं। कुछ राजनीतिक दल इस फिल्म को खुला समर्थन दे रहे हैं, तो वहीं कई दल विरोध में उतर आए हैं। द केरल स्टोरी को लेकर विवाद इस तरह बढ़ता जा रहा है कि लोग इसकी तुलना विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल से करने लगे हैं। दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। बात की जाए तो फिल्म सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केरल फाइल्स पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। फिल्म के प्रोड्यूसर अमृतलाल शाह, डायरेक्टर सुदीप्तो सेन का दावा है केरल की 32,000 महिलाएं गुमशुदा हैं, जिनका धर्म परिवर्तन कराकर आईसिस में शामिल कर दिया। इसके अलावा फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने के लिए केरल हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पर 10 कट लगाए हैं और कुछ डायलॉग भी इस फिल्म से हटा दिए गए हैं। अब ये फिल्म ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई है। अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट। फिल्म में लव जिहाद, धर्मांतरण के जरिए आतंकवाद के लिए लड़कियों को आईसिस के गढ़ में भेजने की कहानी दिखाई गई है। एक तरफ जहां राइट विंग का दावा है कि केरल की सच्चाई पहली बार सामने आई है, वहीं दूसरा पक्ष कह रहा है केरल की छवि को खराब किया जा रहा है और नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। इसकी लीड एक्ट्रेस अदा शर्मा है। केरल स्टोरी के ट्रेलर की शुरुआत एक हिंदू परिवार की कॉलेज स्टूडेंट शालिनी उन्नीकृष्णन से होती है। फिल्म का ट्रेलर बताता है कि इस तरह शालिनी को लव जिहाद में फंसाया जाता है, उसके बाद कैसे उसका ब्रेन वॉश किया जाता है। फिल्म में उन लड़कियों की कहानी है जो नर्स बनना चाहती थी, लेकिन आईसिस की आतंकी बन गई। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने फिल्म को लेकर ऐतराज जताया है। फिल्म की स्क्रीनिंग दिल्ली के जेएनयू में भी हुई, जहां स्क्रीनिंग से पहले छात्रों ने हर हर महादेव और वंदे मातरम के नारे लगाए। वहीं लेफ्ट के छात्र संगठन फिल्म के विरोध में प्रदर्शन करते नजर आए और फिल्म पर केरल से दिल्ली तक, कर्नाटक से यूपी तक सियासत तेज हो गई है। सियासत इस तरह से गर्म हो गई है कि इस फिल्म को तमिलनाडु में बैन कर दिया गया। पहले से ही सुर्खियां बटोर चुकी फिल्म द केरल स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है, लिहाजा अब कसौटी पर इसकी लोकप्रियता है। सवाल है, फिल्म को जितनी चर्चा मिली है, क्या उतने दर्शक भी मिलेंगे? फिल्म की थीम पर डिबेट करने वाले क्या सिनेमा हॉल की खिड़की तक पहुंचेंगे? और क्या द कश्मीर फाइल्स की तरह देश के अंदर जगह जगह इसके भी विशेष प्रदर्शनों का आयोजन होगा? न्यूज़ वन इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां महिला पहलवानों के समर्थन में कई खाप पंचायतें आ चुकी हैं, वहीं अब राजपूत स्वाभिमान मंच ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन का ऐलान कर दिया है। राजपूत स्वाभिमान मंच के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर कुलदीप सिंह ने टिकैत यूनियन और खाप पंचायतों को चेतावनी देते हुए कहा कि बृजभूषण शरण सिंह का अपमान ना करें। राजपूत स्वाभिमान मंच के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका तो काम ही देशद्रोही ताकतों के साथ मिलकर आंदोलन चलाने का है। उन्होंने कहा कि पिछली बार इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन क्यों किया, मुझे आज तक समझ नहीं आया और उसका क्या मिला। उन्होंने टिकैत यूनियन की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये बीच में कूद रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं और
हम तो एक मांग करते हैं, अगर बच्चियों के साथ कुछ हुआ है तो बृजभूषण शरण सिंह को सजा होनी चाहिए, और नहीं कुछ हुआ है तो वो गलत है और उनके पीछे जो ताकत है इनको लड़वा रही है। ये कुश्ती फेडरेशन और खिलाड़ियों का आपस का मामला है। खिलाड़ियों ने कुश्ती महासंघ अध्यक्ष पर अपने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। अब से पहले वो जनवरी में धरने पर बैठे थे। जनवरी में उन्होंने कहा था कि हम लोग अध्यक्ष के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। उसके वजह से खेल मंत्रालय ने एक कमेटी गठित की थी। उसकी अध्यक्ष मैरी कॉम, जो खुद एक एथलीट है, वो थी। एथलीट जो मैरी कॉम की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें बयानात हुए, सब चीज़ हुई। उसमें एक अंग्रेजी अखबार के माध्यम से ये पता चला है कि विनेश फोगाट जो पहलवान है, उनके बयानों में विरोधाभास पाया गया, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि 2015 में अध्यक्ष जी ने मेरे साथ गलत तरीके से छुआ, जबकि फिर पाया गया कि 2015 में, जहां टर्की की जो घटना बता रही हैं, 2015 में टर्की में अध्यक्ष जी गए ही नहीं थे। अब इसकी में राजनीतिक रूप को रंग दिया जा रहा है कि लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी वहाँ पहुँच रहे हैं। अभी भारतीय किसान यूनियन के जो टिकैत वाली यूनियन है, ये गए हैं, सरुखा पंचायत गई है। तो इसे जाट वर्सेस राजपूत क्यों बनाया जा रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस चीज़ से बहुत जो है आहत हूँ कि जाट, क्योंकि जातीय विद्वेष फैलाने में इन्हें क्या मजा आ रहा है। तो खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन उन्हें केवल इसलिए कि राजपूत अध्यक्ष है, बृजभूषण सिंह राजपूत है, तो राजपूत स्वाभिमान मंच का ये कहना है कि अगर आप इसीलिए कि लड़कियां महिलाएं जाट हैं और अध्यक्ष राजपूत है, आप इसीलिए जो है जंतर मंतर में उन्हें समर्थन दे जा रहे हो, तो गलत हो। हम भी बृजभूषण सिंह को समर्थन देते हैं। ये कुश्ती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज फिर ताबड़तोड़ रैलियां हैं। दूसरे चरण के प्रचार में वो कई जनसभाएं करेंगे। सीएम बाराबंकी, अयोध्या, मिर्जापुर, गोरखपुर में धुआंधार प्रचार करेंगे वो, और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी आ चुका है। तो बाराबंकी, अयोध्या, मिर्जापुर में वो धुआंधार जनसभाएं करेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करेंगे, मतदान करने की अपील करेंगे कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में आप मतदान करें। क्योंकि लगातार अलग अलग जिलों का वो दौरा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। अब दूसरे चरण की बारी है, पहला चरण हो चुका है, दूसरे चरण की बारी है। तो बाराबंकी, अयोध्या, मिर्जापुर में वो धुआंधार प्रचार करेंगे, जनसभाएं करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज कई जिलों के दौरे पर रहेंगे। और न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी आज कई जिलों का दौरा है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में प्रचार करेंगे वो, और शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, बरेली में जनसभा वो करेंगे। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो हैं, उनका भी मिनट टू मिनट कार्यक्रम आ चुका है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री हैं। केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी और कई दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के दूसरे चरण की तैयारियों में जुटे हैं। सभाएं की जा रही हैं, सम्मेलन किए जा रहे हैं, समीक्षाएं की जा रही हैं, समीकरण बनाए जा रहे हैं, संबोधित किया जा रहा है। साधने की कोशिश है कि कैसे मतदाताओं को अपने पाले में लाया जाए। तो केशव प्रसाद मौर्य भी आज कई जिलों के दौरे पे, और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी आज कई जिलों के दौरे पे रहेंगे, जिसमें सोनभद्र, भदोई और अयोध्या में वो जनसभाएं करेंगे। और निकाय चुनाव के दूसरे चरण में प्रचार करते नजर आएंगे ब्रजेश पाठक। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील उनकी होगी। सोनभद्र, भदोही और अयोध्या में जनसभा करेंगे ब्रजेश पाठक। निकाय चुनाव के दूसरे चरण में वो प्रचार करेंगे। तो मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के कई और दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सभाएं और सम्मेलन की जा रही हैं, दौरे किए जा रहे हैं, संवाद किया जा रहा है और अपील की जा रही है कि बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करें। दिग्गज चुनावी मैदान में है। ब्रजेश पाठक का भी आज कई जिलों में दौरा।
और बसपा सुप्रीमो मायावती इन दिनों यूपी निकाय और कर्नाटक चुनाव को लेकर बेहद व्यस्त हैं। हालांकि बसपा राजनीति के प्रमुख रणनीतिकार और मायावती के सबसे करीबी सतीश चंद्र मिश्रा का कुछ पता नहीं है। 2007 में बीएसपी की बहुमत की सरकार बनाने में सतीश मिश्रा का अहम योगदान रहा था। यह रिपोर्ट देखिए। एक वक्त मायावती के सबसे करीबी रहे और बसपा में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र चुनावी मौसम में नजर नहीं आ रहे। कर्नाटक में चुनाव प्रचार चल रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने वहां रैली की, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट तक में नहीं है, जबकि यूपी के अन्य नेताओं का नाम उसमें शामिल है। इधर यूपी में चल रहे नगर निकाय चुनाव में भी वो कहीं नहीं दिखे। उन्होंने कोई चुनावी सभा नहीं की और नहीं। और इस बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन माफिया घोषित की गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता को भी माफिया घोषित किया है और पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता को माफिया अपराधी लिखा है। एफआईआर में लिखा है और शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है। इस बात का जिक्र है 5 लाख का इनामी साबिर को शाइस्ता का शूटर बताया गया है। तो धूमनगंज पुलिस ने 2 मई को थाने में एक एफआईआर दर्ज की। आतिन जफर के घर छापेमारी के बाद एफआईआर लिखी गई थी और फरारी के दौरान शाइस्ता असद के दोस्त आतिन के घर रुकी और अतीक के जनाजे में शामिल होने के लिए शाइस्ता रुकी थी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, अतीक के जनाजे में शामिल होने के लिए शाइस्ता असद के दोस्त के यहां रुकी थी। तो जल्द ही माफिया सूची में शाइस्ता का नाम भी जोड़ा जाएगा। तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन माफिया घोषित की गई है। पिछले कई दिनों से वो फरार है। उमेश पाल की हत्या का आरोप में साजिश रचने का उस पर आरोप, और तभी से लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही है और अब माफिया उसे घोषित किया गया है। तो एफआईआर में लिखा है शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है। 5 लाख का इनामी साबिर को शाइस्ता का शूटर बताया गया और धूमनगंज पुलिस ने 2 मई को थाने में एक एफआईआर दर्ज की थी। तो आतिन जफर के घर छापेमारी के बाद एफआईआर लिखी गई थी और फरारी के दौरान शाइस्ता असद के दोस्त आतिन के घर रुकी थी, यह जानकारी भी मिली है। तो अतीक के जनाजे में शामिल होने के लिए वह असद के दोस्त के यहां रुकी थी। एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, अब शाइस्ता जो कई दिनों से फरार है उसे भी माफिया घोषित किया गया है। देखें तो प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद लगातार यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें छापेमारी कर रही। हालांकि शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, साथ ही साथ वो शूटर जिसमें साबिर और गुड्डू मुस्लिम शामिल हैं, वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग सके हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर लगातार 20 से ज्यादा टीमें उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों में जहां पर उनके संभावित ठिकाने हो सकते हैं वहां पर छापेमारी कर रही हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि उनको गिरफ्तार किया जाए और जो भी कानून सम्मत कार्रवाई है वो की जाए, जिसको लेकर टीमें जगह जगह जा रही। हालांकि यूपी पुलिस की तरफ से एक एफआईआर जो प्रयागराज में दर्ज की गई है उसमें शाइस्ता को लेकर चीजें स्पष्ट की गई है कि शाइस्ता भी माफिया है और कहीं न कहीं वो अपने साथ शूटर लेकर चलती थी, क्योंकि अब लगातार अंदर थाने से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि शाइस्ता जो अतीक अहमद के मरने के बाद जो पूरा गैंग है वो संभाल रही है। अपने गैंग के सदस्यों को एक साथ रखने, साथ ही साथ उनको दिशा निर्देश देने, बड़े पैमाने पर जो ऐसी कंपनियां हैं जिन कंपनियों के जरिए कहीं न कहीं अतीक अहमद ने अपने आर्थिक साम्राज्य को तैयार किया था, उन कंपनियों के देखरेख करने, वहां पर चीजों को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने, उनको लेकर लगातार शाइस्ता कहीं न कहीं वो चीजें अपने गुर्गों को निर्देशित कर रही है कि जो भी चीजें हैं वो सही ढंग से होती रहे। और यूपी पुलिस कहीं न कहीं इन सारी चीजों को समझते हुए लगातार उसको ढूंढ रही है। हालांकि उस पर भी 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। लगातार शाइस्ता परवीन को तलाशा जा रहा है। यूपी एसटीएफ लगातार कोशिश कर रही है। कई ऐसी खबरें आई जिसमें असद के जो दोस्त थे उसके घर पर शाइस्ता परवीन रुकी, साथ ही साथ जब अतीक अहमद का जनाजा निकाला गया उस दौरान शामिल होने की कोशिश भी की।
तो ये बहुत सारी खबरें हैं। हालांकि पुलिस उस दौरान भी पूरी तरीके से मुस्तैद थी और चीजों को बेहतर ढंग से कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसकी गिरफ्तारी हो ताकि बाकी नेक्सस का पता चल सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीजें अभी तक निकल कर आई हैं उन सारी चीजों के बारे में अगर हम देखें तो जो जानकारी है अभी तक यही है कि अतीक अहमद के मौत के बाद लगातार साइस्ता जो उसके गैंग के शूटर्स हैं, जो विश्वास पात्र हैं, उनके साथ संपर्क में है, लगातार उनसे बातचीत कर रही है, उनको दिशा निर्देश भी दे रही है, क्योंकि एक बड़ा साम्राज्य अतीक अहमद का है। कई ऐसी कंपनियां हैं जिनका संचालन अतीक अहमद और उसके गुर्गे करते थे। उन कंपनियों में कहीं न कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यही एक वजह है कि अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता लगातार इस पूरे नेक्सस को चलाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो FIR यूपी पुलिस की तरफ से दर्ज कराई गई है उसमें माफिया अपराधी शब्द साइस्ता के लिए लगाया गया है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कहीं न कहीं ये चीजें स्पष्ट होती हैं कि अतीक अहमद के बाद पुलिस की कहीं न कहीं जो सबसे बड़ी चीज है वो कोशिश कर रही है कि साइस्ता की भी गिरफ्तारी हो ताकि जो आर्थिक साम्राज्य है उसको तोड़ा जा सके और किन किन लोगों के वो संपर्क में है, आखिर वो क्या कर रही है और किस तरीके से अपने गैंग को आगे चलाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो अभी तक चीजें निकलकर सामने आई है, साबिर जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम है, जो कि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी भी है, वो लगातार साइस्ता के साथ उसके शूटर के तौर पर चलता था और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पता चली है। गुड्डू मुस्लिम भी लगातार उसके संपर्क में पहले भी रहा है। जब जब वो बाहर निकलती थी तो उस दौरान ये दोनों उसके साथ होते थे। तो ये सारी चीजें यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ को जांच में पता चली हैं। तो सीधे तौर पर अब कोशिश यही है कि जब साइस्ता की गिरफ्तारी हो तो इन सारे विषयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाए और कहीं ना कहीं चीजें आगे बढ़ाई जाएं ताकि जो आर्थिक साम्राज्य तोड़ने की कोशिश लगातार यूपी पुलिस इन अपराधियों का कर रही है उनको भी तोड़ा जा सके। लेकिन एसके वाजपेयी, क्या कोई अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा शाइस्ता का? चूंकि गुड्डू मुस्लिम भी फरार है, शाइस्ता का कुछ पता नहीं, नए नए खुलासे हो रहे हैं कि वो शूटर साथ में रखती थी, कैसे वो अब आतिक का जो साम्राज्य है उसे संभाल रही है। तो कब कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा? और दूसरी चीज ये कि अब जो माफियाओं की सूची चूंकि एक अभी जारी हुई थी, एक जारी होने वाली है, क्या अब उसमें भी इसका शाइस्ता का नाम जो है वो जोड़ा जाएगा? कहा यही जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो जो 61 नामों की सूची प्रदेश के टॉप माफियाओं की उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जारी की गई थी, जिसमें अतीक अहमद, अशरफ जैसे कई नाम शामिल थे। उसमें अनिल दुजाना का भी नाम था, हालांकि उसका एनकाउंटर हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कोशिश कर रही है और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी गृह विभाग को निर्देशित किया गया है कि जो ऐसे अपराधी जो जिले पर टॉप लेवल पर हैं और लगातार अपराधों में शामिल रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। यही एक वजह है कि लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो बहुत ज्यादा उम्मीद की जा सकती है कि जब दोबारा कोई सूची जारी हो, चूंकि 50,000 की इनामी भी हो चुकी है साइस्ता और गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम है, साबिर पर भी 5 लाख का इनाम है, दोनों उमेश पाल हत्याकांड में भी आरोपी हैं। उसके अलावा दोनों पर दर्जनों मुकदमे पहले से दूसरे मामलों के दर्ज हैं। तो सीधे तौर पर इनका नाम भी उस सूची में शामिल होगा, जिसको लेकर यूपी पुलिस अपनी कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ा रही है। जहां तक इनके सुराग का सवाल है तो लगातार जो यूपी एसटीएफ और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस की यूनिटें हैं उनको कई अभी तक सुराग मिले हैं, जिसमें एक सुराग ये भी है कि असद के दोस्त के घर पर वो रुकी थी जिस दौरान अतीक अहमद का जनाजा निकाला जा रहा था, क्योंकि उसमें शामिल होने की कोशिश उसकी तरफ से की गई थी। हालांकि जो उसके गुर्गे हैं या संभवतः जो गैंग अब चला रहे हैं उनकी तरफ से उसको सलाह दी गई कि यूपी पुलिस चौकन्नी है और लगातार जो महिला पुलिस है वो भी पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो जनाजे में जाती है तो सीधे तौर पर उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। यही एक वजह है कि उसने सीधे तौर पर खुले तौर पर शामिल होने से कहीं ना कहीं परहेज किया और लगातार उसकी लोकेशन आसपास के क्षेत्रों में मिली है, जिसमें कौशाम्बी भी एक है। साथ ही साथ जो दूसरे अतीक अहमद के जानने वाले हैं, जिसमें कानपुर और आसपास के क्षेत्र हैं, वहां पर भी उसकी लोकेशन पुलिस को मिल चुकी है। हालांकि पुलिस लगातार कहीं ना कहीं ट्रेस कर रही है और आपने उस समय भी देखा होगा जब असद और साथ ही साथ जो गुलाम था उसकी भी तलाश लगातार यूपी एसटीएफ कर रही थी। कई ठिकाने उन्होंने बदले थे, नोएडा, हरियाणा और उसके बाद झांसी के पास उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। तो कहीं ना कहीं लगातार हर उस कड़ी से जोड़कर लगातार ये एसटीएफ की टीमें आगे बढ़ रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि जो फरार 2 शूटर्स हैं, साथ ही साथ साइस्ता है, उसको गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, इसके बाद भी आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो शाइस्ता परवीन को माफिया घोषित किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां बमबाज गुड्डू मुस्लिम कौशाम्बी पहुंचा था और अतीक के करीबी के फार्म हाउस पे 2 दिन रुका था, यह जानकारी मिल रही है। 2 दिन बाद कौशाम्बी से गुड्डू मुस्लिम निकला था और अतीक के करीबी ने उसे हथियार उपलब्ध कराया था। पुलिस और एसटीएफ को जांच के दौरान यह जानकारी मिली। कौशाम्बी निवासी अतीक के करीबी की अब तलाश पुलिस कर रही है।
गुड्डू मुस्लिम, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, जो उमेश पाल की हत्या में शामिल था, जिसका फुटेज सामने आया था, बम बरसाता हुआ जो दिखा था, वो गुड्डू मुस्लिम अब भी फरार है। 5 लाख का इनाम है। लेकिन अब एक नई जानकारी ये आई कि कौशांबी में रुका था, वहां पे अतीक के करीबी ने इसे हथियार उपलब्ध कराए थे। 2 दिन बाद कौशांबी से निकला था। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी एक और अहम खबर, गुड्डू मुस्लिम कौशांबी पहुंचा था और अतीक के करीबी के फार्म हाउस पे 2 दिन ये रुका था। 2 दिन बाद कौशांबी से निकला और अतीक के करीबी ने ही इसे असलहा उपलब्ध कराया था, हथियार उपलब्ध कराया था। पुलिस और एसटीएफ को जांच के दौरान यह जानकारी मिली है। तो एसके वाजपेयी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। एसके वाजपेयी, गुड्डू मुस्लिम का कौशांबी कनेक्शन सामने आ रहा है, अतीक के करीबी के यहां रुका था, क्या कुछ जानकारी इस बारे में? बिल्कुल, अगर हम देखें तो लगातार जो अतीक अहमद और उसके जो गुर्गे हैं वो कहीं ना कहीं शूटर्स को पनाह दे रहे थे। आपने ये भी देखा है कि जो उसका बहनोई था उसने मेरठ में असद और गुलाम को पनाह दी थी। जहां तक गुड्डू मुस्लिम का सवाल है, अभी तक जो एसटीएफ की जांच में चीजें निकलकर सामने आई हैं उसमें कौशांबी का एक करीबी था जो कि अतीक अहमद से जुड़ा हुआ था और उसने गुड्डू मुस्लिम को 2 दिनों तक अपने फार्म हाउस पर पनाह दी। साथ ही साथ उसको असलहा भी उपलब्ध कराया और पैसे भी दिए ताकि वो सुरक्षित स्थान पर छिप सके। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर चूंकि अब एसटीएफ के पास इनपुट्स आए हैं, लगातार इनपुट्स पर डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। उस करीबी को भी तलाशा जा रहा है जिसने 2 दिनों तक गुड्डू मुस्लिम को पनाह दी। हालांकि गुड्डू मुस्लिम पर यह पहला मुकदमा नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। 5 लाख रुपए का इनामी है। उमेश पाल हत्याकांड में भी उसने बमबाजी की थी। तो ये अपराध तो अभी उसका रिसेंट है, लेकिन उसके पहले के भी कई अपराध हैं। लगातार उसकी अलग अलग मामलों में कहीं ना कहीं कोर्ट में पेशियां भी चल रही हैं, साथ ही साथ कई मामलों में वो फरार भी है। तो इन सभी मामलों को लेकर कहीं ना कहीं उस करीबी की तलाश अब की जा रही है जो कि कौशांबी का रहने वाला है, जिसने 2 दिनों तक गुड्डू मुस्लिम को अपने फार्म हाउस पर छिपाए रखा, साथ ही साथ उसको सुरक्षित ठिकाने की तरफ भागने में मदद भी की। हालांकि इसकी गिरफ्तारी के बाद शायद चीजें साफ हो पाए कि आखिर गुड्डू मुस्लिम उसके यहां से निकलने के बाद कहां गया और किसने उसकी मदद की वहां से दूसरी जगह पर जाने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर कड़ी से कड़ी लगातार यूपी एसटीएफ की तरफ से जोड़ी जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं अपराधियों को पनाह दे रहे थे, उसको लेकर पहले ही एडीजी प्रयागराज ने कहा था कि जो भी ऐसे लोग हैं जो अपराधियों की मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो सीधे तौर पर अब कोशिश यह है कि उनके मददगारों को खोजा जाए और उनके मददगारों के जरिए ही इन शूटर्स और जो फरार अपराधी हैं जिसमें शाइस्ता भी शामिल है उन तक पहुंचा जाए। जी एसके वाजपेयी, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो गुड्डू मुस्लिम का जो कौशांबी कनेक्शन है वो सामने आया है और एक के बाद एक कई कड़ियां अब लगातार जांच में खुल के सामने आ रही हैं। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर बुलडोजर चला है। नगर निगम ने सरकारी जमीन को खाली कराया है। 58 करोड़ की 23 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। तो नगर निगम की जमीन पे कब्जा करने वालों पर यह एक्शन लिया गया है और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। सरोजनी नगर तहसील के ग्राम अमोसी में यह कार्रवाई हुई है। नगर निगम की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी और अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो नगर निगम की जमीन पर कब्जा करने वालों पर यह एक्शन लिया गया, जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। तो एक बार फिर लखनऊ में बुलडोजर चला है। सरोजनी नगर तहसील के ग्राम अमोसी में यह कार्रवाई की गई और नगर निगम की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी और अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। संदीप इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, में फिर बुलडोजर चला, तो संदीप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, फिर कोशिश करेंगे संपर्क हो और विस्तार से वो जानकारी दे पाएं किस तरीके से यहां पे एक बार फिर बुलडोजर एक्टिव हुआ है। क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार बुलडोजर कई माफियाओं के यहां, कई अपराधियों के यहां चला, सरकारी जमीनों से कब्जा मुक्त उन्हें कराया गया और अब लखनऊ में एक बार फिर बुलडोजर एक्टिव हुआ है। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई और सरोजनी नगर तहसील के ग्राम अमोसी में यह कार्रवाई हुई है। तो नगर निगम की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। संदीप इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, एक बार फिर लखनऊ में बुलडोजर एक्टिव हुआ है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से 58 करोड़ की और 23 बीघे जमीन थी, वो सरकारी संपत्ति थी, उस पे जो है अवैध तरीके से कब्जा किया गया था और उस पे जो है गैर कानूनी तरीके से प्लाटिंग की जा रही थी। उसको नगर निगम ने फिलहाल उस पे कब्जा अपना कर लिया है और उसको खाली करा लिया है। यानी कि जिस तरीके से अवैध संपत्ति को जो है पूरी तरीके से प्लाटिंग कर रहे थे फ्री होल्ड करके, उसको लेकर के लगातार जो है उस पे पहले तो जांच होती रही, भी जांच होने के बाद से नगर आयुक्त इंद्रजीत हैं, उन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए थे। कार्रवाई का आदेश होने के बाद जब भारी पुलिस बल मिल गई तो उसके बाद से वहां पे पहुंचने के बाद से उसे जो है खाली करा लिया गया। यानी कि लगभग 23 बीघे की सरकारी जमीन थी जो कि अवैध तरीके से कब्जा की गई थी और उस पे अनविरुद्ध तरीके से प्लाटिंग की जा रही थी। यानी कि पूरी तरीके से अब इस पे मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है और उनके खिलाफ जो लोग प्लाटिंग कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। संदीप, इससे पहले भी कई जगह बुलडोजर चला जहां पे माफियाओं के यहाँ, अपराधियों के यहाँ सरकारी जमीनों को कब्जा कराया गया। लखनऊ में जो सूबे की राजधानी है, यहाँ पे भी सरकारी जमीन पे कब्जा किया गया था, उसे अब कब्जा मुक्त कराया गया है। अभियान क्या आगे भी ये रहने वाला है जारी? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही नगर निगम की तरफ से एक अभियान चलाया गया था, जिस अभियान के अंतर्गत वो अवैध बिल्डिंग बनाने वाले या अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगों पे कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद से लगातार टीमें जो है 8 जोनों की टीमें मिल करके जो है एक्टिव हो गई थी और जहां जहां पर भी अवैध तरीके से प्लानिंग की जा रही थी उन जमीनों पे कब्जेदारी को मुक्त कराया जा रहा था। यानी कि उसी कड़ी में अभियान ये भी चलाया गया और लगभग जो है 23 बीघे की जमीन थी, वो 23 बीघे पे प्लानिंग की जा रही थी, उसको मुक्त कराया गया। इससे पहले भी कई जगह पे लखनऊ में अवैध तरीके से जमीनों पे कब्जा किया गया था, उसको भी मुक्त कराया गया। इसके साथ ही साथ आगे की भी जो कई बगल में उसकी जमीन है वो भी कब्जे में है, लेकिन यानी कि पुलिस बल मिलने के बाद से उस पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। तो 58 करोड़ की 23 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। नगर निगम की जमीन पर कब्जा करने वालों पर एक्शन लिया गया है। तो नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। ये तस्वीरें बुलडोजर की, जहां करीब 23 बीघा जमीन जिसे कब्जा मुक्त कराया गया, यहां अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। और इस वक्त राजस्थान के हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां एयरफोर्स का MiG-21 विमान क्रैश हुआ है। हादसे में एक ग्रामीण की मौत हुई है। विमान हादसे में दोनों पायलट सुरक्षित हैं। हनुमानगढ़ के बहलोल नगर की यह घटना है जहां पे यह हादसा हुआ और हादसे में एक ग्रामीण की मौत हुई है। इस वक्त ये खबर राजस्थान के हनुमानगढ़ से, जहां पे MiG-21 विमान क्रैश हुआ। पायलट बताया जा रहा है दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन एक ग्रामीण की इस हादसे में मौत हुई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एयरफोर्स का MiG-21 विमान क्रैश हुआ है और इस हादसे में एक ग्रामीण की मौत हुई है। यह तस्वीर उस हादसे की जहां विमान जब गिरा तो उसमें किस तरीके से आग लगी, यह तस्वीर देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, इस हादसे को लेकर क्या अपडेट? देखिए, अगर बात करें तो राजस्थान में आज एक बड़ा हवाई हादसा हुआ जिसमें हनुमानगढ़ जिले में भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान क्रैश हो गया। तो सबसे राहत वाली बात ये रही कि जो पायलट है उसने सुरक्षित इस विमान को इंजेक्ट करा लिया था, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है ये बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन एक जिस तरीके से MiG-21 की बात करें, लड़ाकू विमान अपने आप में सशक्त होता है, लेकिन हालांकि ये चूक कहाँ से हुई, चूंकि बताया जा रहा है कि विमान ने सूरतगढ़ से उड़ान भरी थी। पायलट फिलहाल सुरक्षित है और अभी भी जो इंडियन एयरफोर्स है उनकी ओर से आधिकारिक रूप से कोई भी बयान सामने नहीं आया है कि आखिर दुर्घटना में कौन कौन घायल हुए हैं या किनके नाम है, कौन पायलट था। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से लगातार इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, निश्चित रूप से एक बड़ी चूक के तौर पर भी कहीं न कहीं इसे देखा जा रहा है। हालांकि जैसे ही वहां पे पता चला कि ये जो विमान है MiG-21 वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तमाम जहाँ के स्थानीय लोग हैं वो वहां पे पहुंचे और कहीं न कहीं तस्वीरें भी जो आ रही है कि देख रहे हैं किस तरीके से एक पायलट को उसे और जो घायल है उसको ठीक करने के लिए तमाम जो लोग हैं जुटे हुए हैं, स्थानीय लोग उसे राहत तो उसे दिला रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज एक विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त जरूर हुआ है और जो इंडियन एयरफोर्स के तमाम अधिकारी हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं। थोड़ी देर में संभवतः इंडियन एयरफोर्स की ओर से भी जो अधिक जानकारी है इस पूरे घटनाक्रम पर, दुर्घटना पर, तो निश्चित रूप से दी जाएगी।
बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो एयरफोर्स का MiG-21 विमान क्रैश हुआ जिसमें एक ग्रामीण की मौत हुई है जबकि दोनों पायलट सुरक्षित हैं। खबर फतेहपुर से है जहां जमीन विवाद में दो पक्षों में गोली चल गई और गोली लगने से एक शख्स की मौत हुई जबकि 2 लोग घायल हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमीन को लेकर काफी दिन से विवाद चल रहा था। हुसैनगंज थाना के सिरसी गांव का यह मामला है जहां जमीनी विवाद में फायरिंग हुई और इसमें एक शख्स की मौत हुई जबकि 2 लोग घायल हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था और हुसैनगंज थाना के सिरसी गांव का यह मामला। तो जमीनी विवाद में 2 पक्षों में गोलियां चली। गोली लगने से एक शख्स की मौत हुई जबकि 2 लोग घायल हुए। 8 तारीख को करीब 1 बजे थाना हुसैनगंज के सिरसी गांव में एक जमीनी मैटर को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हुआ। झगड़ा होने पर एक पक्ष ने तमंचे से फायर किया जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी, जिसमें प्रेम सिंह नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। प्रेम सिंह के परिवार ने 5 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और दबिश देकर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।